हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेफ की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फार्मर एंड इज प्लॉट। और इसका जो कोड है वो है RECTSQ। डिफिकल्टी लेवल इसका सिंपल है और प्रीरिक्विजिट इसकी G से D है। तो यार सबसे पहले चलते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यार अभी हम लोग सिंपली पहुंच चुके हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे और ये सिंपल कह रहा है संतोष हैज अ फॉर्म, ठीक है, एट बाइटलैंड। ही हैज़ अ वेरी बिग फैमिली टू लुक आफ्टर। बहुत बड़ी फैमिली है उसकी। हिज फैमिली टेक अ सडन टर्न एंड ही रन्स इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है आफ्टर गिविंग ऑल द मनी ही हैज इन हिज हैंड। ही डिसाइडेड टू सेल हिज प्लॉट्स। ओके, अब आखिर में क्या करेगा बेचारा? अपनी जमीन बेचना चाहता है वो, ठीक है। द स्पेशलिटी ऑफ हिज लैंड इज दैट इट इज रेक्टेंगुलर इन नेचर। ओके, तो बहुत बुरी बात है यार, रेक्टेंगल है बेचारे का, ठीक है। संतोष कम्स टू नो दैट ही विल गेट मोर मनी इफ ही सेल स्क्वायर शेप्ड प्लॉट। अगर वो रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर शेप्ड प्लॉट बेचे तो उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। सो कीपिंग दिस इन माइंड ही डिसाइडेड टू डिवाइड हिज लैंड इनटू मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्क्वायर प्लॉट्स। अब वो सिंपली क्या कर रहा है, अपना जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसको अब स्क्वायर प्लॉट में तोड़ के बेचेगा ताकि उसे ज़्यादा पैसे मिल सके। और वो क्या करना चाहता है, मिनिमम रखना चाहता है नंबर ऑफ स्क्वायर को, ताकि स्क्वायर जो भी प्लॉट बने वो बड़े बने और जितने बड़े बनेंगे उतना उसके लिए बेहतर है। सच दैट ईच प्लॉट हैज़ द सेम एरिया, ठीक है। और एक और कंडीशन है कि जो भी सारे प्लॉट है उसका एरिया सेम होना चाहिए। एंड द प्लॉट्स डिवाइडेड द लैंड परफेक्टली। ओके, मतलब सब कुछ परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्क्वायर छोटा ले लिया, कोई स्क्वायर बड़ा ले लिया, नहीं। उसके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसको सोच रहा है कि स्क्वायर में तोड़ने का, और स्क्वायर जितने भी स्क्वायर प्लॉट में तोड़ेगा सारे स्क्वायर प्लॉट सेम होने चाहिए। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उसका जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो कुछ ऐसा होना ही चाहिए कि उसे स्क्वायर प्लॉट में तोड़ा जा सके। सो आगे बढ़ते हैं। ही डज दिस इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, जाहिर सी बात है वो ज्यादा प्रॉफिट चाहता है। सो योर टास्क इज द फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर प्लॉट विद द सेम एरिया दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड सच दैट दे डिवाइडेड इट परफेक्टली। ओके, अब हमारा काम, हमें उसे हमारी जरूरत है तो हम लोग इसकी मदद करेंगे। तो पहले इनपुट देख लेते हैं। इनपुट क्या है? द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेंट टी। पहला उसे टी मिलेगा और फिर सेकंड जो जितने भी टेस्ट केस है उसमें उसे n मिलने वाला है और m मिलने वाला है, ठीक है। और n को मैं बोल दे रहा हूँ लेंथ और m को बोल दे रहा हूँ मैं ब्रेथ, ठीक है। आउटपुट हमें क्या देना है? प्रिंट द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर प्लॉट विथ इक्वल एरिया सच दैट दे डिवाइड द फॉर्म लैंड परफेक्टली इन अ न्यू लाइन। ओके, सो टेस्ट केस दिया है यहाँ पे, m और n की वैल्यू दी है कितनी हो सकती है, ठीक है। अब देखो यार सैंपल टेस्ट केस देखते हैं। तो पहला है, यानी 2 टेस्ट केस हमें मिलने वाले, ठीक है। नाउ 10,15 यानी लंबाई है 10, चौड़ाई है 15। तो एक काम करता हूं, मैं लंबाई 10 बना लेता हूं, ठीक है, और चौड़ाई मेरी 15 होने वाली है। सो मैं सिंपली 10 और 15 बना लेता हूं, ठीक है। तो ये है 10 और ये है 15। अब वो क्या कहना चाह रहा है? वो चाह रहा है कि इस लैंड को तोड़ना। तो अब ये बताओ, ये लैंड वो कैसे तोड़े? थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे तोड़ सकता है ताकि स्क्वायर फॉर्म में टूटे और साथ में जितने भी स्क्वायर हों परफेक्ट हों। तो एक बात बताओ, अगर मैं 5-5 की चौड़ाई के साथ तोड़ देता हूँ, ओके, 5 साइड के साथ तोड़ देता हूँ, तो ये मेरा 5 लेंथ हो जाएगा, ये भी मेरा 5 लेंथ हो जाएगा, ठीक है। नो ये 15 है तो ये 3 पार्ट्स में टूटेगा। सो ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। अब देखो टोटल कितने स्क्वायर बनने वाले हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, एक ये गया, एक ये गया, 9, एक मेरा ये गया। तो आप देख सकते हो यार ये टोटल कितने पार्ट में टूटा है? ये टोटल 6 पार्ट में टूट गया है और मेरा आंसर आने वाला है यहाँ पे 6। अब एक काम करता हूँ यार, 4 और 6 को लेके देखता हूँ, ठीक है। सो मेरी 4 होने वाली है मेरी लंबाई और 6 होने वाली मेरी चौड़ाई, ठीक है। सो 4 मेरी लंबाई है, 6 मेरी चौड़ाई है। मैं कैसे तोड़ूं देखते हैं। सो 4 और 6, ठीक है। अब अगर यहाँ पे दिमाग लगाओ तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? अगर मैं 2 लेंथ ले लूँ इधर, ठीक है, ये 2 लेंथ मान लूँ, जो स्क्वायर में तोड़ने वाला हूँ उसकी जो लंबाई है वो 2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी 2 हो जाएगा और ये मेरा 6 है तो ये 3 पार्ट में टूटेगा, एक ये 2, एक ये 2। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा प्लॉट मेरा टूट जाएगा। और ये भी मेरा कितने पार्ट में? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, 6 प्लॉट में टूट रहा है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप एनालाइज करो। क्या एनालाइज करोगे? कि जो भी मेरी लेंथ है और जो भी मेरा
ब्रेथ है, ठीक है। और जो मेरा प्लॉट है, प्लॉट की जो भी लंबाई हो रही है, जैसे यहां पे देखो प्लॉट की लंबाई हो रही थी 5, ओके, यहां पे देखो प्लॉट की लंबाई हो रही थी 5, यहां पे मेरी प्लॉट की लंबाई हो रही थी 2। तो अब देखो जो भी प्लॉट की लंबाई हो रही है ना, ठीक है, लंबाई हो रही है, ये प्लॉट की जो लंबाई है जो मैंने माना है कि मैं इतने छोटे छोटे स्क्वायर प्लॉट तोड़ूंगा, और जो लंबाई टोटल दी हुई है, जो मेरी लेंथ है, वो उस दूसरी लेंथ को डिवाइड करनी चाहिए, बिल्कुल डिवाइड करनी चाहिए। क्यों डिवाइड करनी चाहिए? क्योंकि अगर डिवाइड नहीं करेगी तो कुछ स्पेस चौड़ाई में बच नहीं जाएगा अगर मैं छोटे छोटे जमीन निकालूंगा। और अगर मैं सेम विड्थ की बात करूं, तो अगर मैंने जो भी स्क्वायर की लेंथ ली है, ठीक है, अब मैंने स्क्वायर लिया है तो उसकी सारी साइड इक्वल होंगी, तो मैंने जो स्क्वायर माना है वो नंबर भी इसको डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिवाइड नहीं करेगा तो हो सकता है कि मैंने अगर मान लो 6 की जगह 7 होता और मैंने 2 ले लिया होता, तो 2 2 4 2 6, और यहाँ पे 1 यूनिट की डिस्टेंस बच गई होती, तो परफेक्टली उसे, और उसका ये कहना है कि चीज़ों को परफेक्टली होना चाहिए, ठीक है, चीज़ों को परफेक्टली होना चाहिए। तो अब देखो दोनों जो हमने एग्जाम्पल लिया, इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि जो भी मेरा लेंथ है और जो भी मेरा ब्रेथ है, तो मेरा जो लेंथ है और जो मेरा ब्रेथ है और जो मेरा स्क्वायर आने वाला है, ठीक है, मेरे स्क्वायर की सपोज दैट साइड आने वाली है, ये साइड इन दोनों को डिवाइड करनी चाहिए। बात समझ में आती है? डिवाइड करनी चाहिए। और मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं कि ये जो मेरा साइड है ये मैक्सिमम हो, सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी वो स्क्वायर की लेंथ है, जो भी नंबर ऑफ स्क्वायर है वो कम रखना चाहता है। तो अगर मेरा नंबर ऑफ स्क्वायर कम रखना चाहता है तो साइड बढ़ा दो स्क्वायर की। अगर स्क्वायर की साइड बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ स्क्वायर मेरे कम हो जाएंगे। तो आपने ये चीज पढ़ी होगी ना कि 2 नंबर है, 2 नंबर को एक ऐसा नंबर जो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो और सबसे मैक्सिमम भी हो, या एक तरीके से कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट भी हो, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो। तो दूसरे लफ्जों में कहो तो ये सिंपली बोल रहा है कि HCF निकाल के दे दो, ठीक है, HCF को, या फिर मैं बोलूं GCD निकाल के दे दो। अब अगर पुराना एग्जांपल देखो तो 4 और 6 का जो भी मेरा HCF आने वाला है वो क्या होगा? 4 और 6 का HCF 2 होगा। तो देखो 2 यहाँ पे जो स्क्वायर का जो साइड है वो हमारा 2 है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो 5, 15 और 10, 15 और 10 का जो GCD आने वाला है वो 5 आने वाला है, और आप जान सकते हो 5 ही मेरा यहाँ पे आंसर है। अब अगर मैंने अपने स्क्वायर की साइड निकाल ली तो मैं नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करूंगा? सिंपल, लेंथ को मैं डिवाइड कर देता हूं मेरे स्क्वायर के साइड से, और जो ब्रेथ है उसको डिवाइड कर देता हूं स्क्वायर के साइड से, और दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, वही मेरा हो जाएगा सिंपल आंसर। आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मेरा 10 है तो 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे 2 ब्लॉक आ रहे हैं, और इधर कितने ब्लॉक आ रहे हैं? इधर आ रहे हैं मेरे 3 ब्लॉक। सो 2 × 3 मेरा आंसर आने वाला है 6। सेम इधर भी 4 मेरा डिवाइड हो रहा है 2 ब्लॉक में, 6 मेरा डिवाइड हो रहा है 3 ब्लॉक में, सो 2 × 3 मेरा आंसर हो जाएगा। अब सिंपल सा मुझे जो मेन चीज अब यहाँ पे बची वो क्या है? मुझे GCD निकालना आना चाहिए। तो अब GCD कैसे निकालते हैं, या मैं कहूँ HCF कैसे निकालते हैं, तो चलो उसको देखते हैं। तो अगर आपको 2 नंबर दिया हो, सपोज दैट मैं बात करूँ 10 और 15 की, तो आप HCF कैसे निकालते हो? बचपन में कैसे HCF निकालते थे? ऐसे कुछ निकालते थे कि 10 को इधर रखते थे, 15 को इधर रखते थे, और फिर डिवाइड करते थे। सो 10 1 × 10, और यहाँ पे 5 बच गया। उसके बाद आप 5 से डिवाइड करते थे, 5 2 × 10, सो यहाँ पे 0 बच गया। नाउ जब 0 से डिवाइड करने की बारी आती है तो ये जो मेरा होता है यही मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। बचपन में हम लोग ने ये मेथड पढ़ा होगा। अब इसी मेथड को हम लोग को कोडिंग के पार्ट में कर देना है। अब कोडिंग के पार्ट में कैसे लिखेंगे? हम लोग एक रिकर्सिव फंक्शन बनाने वाले हैं। देखो कैसे, अगर मैंने माना कि 15 को मुझे 10 से डिवाइड करना है, कोई ऐसा फंक्शन बना रहा हूं जो कि मुझे इसका आंसर ला के दे, तो मैं मानता हूं जैसे मेरा एक है 15 नंबर, एक है 10 नंबर, तो मेरे 2 नंबर है, एक नंबर है 15, एक नंबर है मेरा 10। सो 15 और 10 के बाद जब 10 मेरा 15 को डिवाइड करेगा, अब मैं इसको ऐसे मानता हूं कि ये मैं मानूंगा A, ये मैं मानूंगा B। इसका मतलब ये वाला बड़ा वाला नंबर है, ये वाला मेरा छोटा वाला नंबर है, और हमेशा ये वाला नंबर इसे डिवाइड करेगा, ठीक है। सो 10 यहाँ पे 15 को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो जो रिमाइंडर आ रहा है वो वापस से इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, यानी जो भी मेरा इन दोनों का रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 15 मॉडुलस 10,
जो भी मेरा रिमाइंडर रहेगा वो किसे डिवाइड करेगा, वो इस नंबर को डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पे आना चाहिए 10। ओके, नाउ वापस से ये बचा 10 और ये हो गया मेरा 5। अब यहाँ से क्या होने वाला है, ये मेरा 10 है, ये मेरा 5 है, और मैंने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार मॉडुलस ले रहा हूँ। ठीक है, मॉडुलस ले रहा हूँ और मॉडुलस से वापस से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो 5 और 10 का मॉडुलस लेके मैं कहाँ रख लूँगा, यहाँ पे रख लूँगा, और वापस से जो मेरा नंबर है उसको मैं वापस से डिवाइड करूँगा, और इस टाइम पे मुझे मिल गया है आंसर 5। तो ये आप देख सकते हो आंसर 5। तो आपको कोई रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है क्या? अब मैं आपको रिकर्सिव फंक्शन लिख के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मैं एक डेफ बनाता हूँ, ओके, जीसीडी के नाम से, यानी एक फंक्शन बनाता हूँ जीसीडी के नाम से। ए और बी दो वैल्यू होने वाली हैं। ठीक है, पहला मैं कंडीशन ये लगाता हूँ कि किसी भी टाइम पे जो भी मेरी बी की वैल्यू है अगर वो गलती से बड़ी हो जाए ए से, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं बोलूंगा कि नहीं ये सही नहीं है, मुझे बी की वैल्यू बड़ी नहीं रखनी, मुझे ए की वैल्यू ही बड़ी रखनी है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। किसे रिटर्न कर दूंगा, जीसीडी का एक फंक्शन बना के, और इन वैल्यू को पलट दूंगा। क्यों पलट दूंगा, क्योंकि बी की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे बी रख दो, यहाँ पे ए रख दो। ठीक है, ये मेरा हो गया। अगर इफ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा जो ये बी की वैल्यू है ये मेरी 0 हो जाती है, ठीक है, यानी सपोज दैट 5,0, तो उसी टाइम पे मेरा आंसर 5 हो जाने वाला है। तो किसी भी टाइम पे अगर मेरा बी की वैल्यू मेरी हो जाने वाली है 0, तो मैं सिंपल कर दूंगा, ठीक है ए मेरा आंसर हो गया है, तो ए को ही रिटर्न कर दो। ठीक है, नो अब मेन चीज क्या हो सकती है कि अगर ये भी सही नहीं हुआ, ये भी सही नहीं हुआ, तो आखिर में क्या हो सकता है, आखिर में मैं जो रिकर्सिव फंक्शन है उसको जारी रखूंगा, और रिटर्न यहाँ पे क्या लगाऊंगा, सिंपल रिकर्सिव फंक्शन को जारी रखूंगा, और जारी रखने के बाद यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं मैं लिखने वाला हूं कि जो मेरा जीसीडी है, जीसीडी में सब कुछ सही रखो। ठीक है, बट ए बड़ा है बी छोटा है, सो यहां पे मैं लिख दूंगा ए मॉडुलस बी, और यहां पे मैं लिख दूंगा बी। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने देख रहा था कि जैसे कि अगर मेरा 15 है और 10 है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं 10,5, यानी राइट साइड में क्या करूंगा, राइट साइड में दोनों का मॉडुलस निकाल के रख दूंगा, और लेफ्ट साइड में क्या करूंगा, जिस नंबर से डिवाइड कर रहा हूं वो रख दूंगा। तो देखो मैं क्या कर रहा था, बी से डिवाइड कर रहा था ना, बी छोटा था, अब मैं बी को यहां रख दे रहा हूं और ए मॉडुलस बी को यहां रख दे रहा हूं। तो सिंपल ये मेरा क्या जीसीडी कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, अब मान लो मुझे जीसीडी मिल गया, तो सिंपल मुझे अब क्या करना है, अब मुझे दो वैल्यू निकालनी है। दो वैल्यू क्या निकालनी है, दो वैल्यू ये निकालनी है कि जो मेरा जीसीडी होने वाला है वो मेरे स्क्वायर की लेंथ होने वाली है। ठीक है, जीसीडी की जो वैल्यू है वो मेरी स्क्वायर की लेंथ होने वाली है, यानी ये मेरा स्क्वायर है, और जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो सपोज दैट कुछ ऐसी बड़ी सी प्रॉपर्टी है, तो मैं इसकी लंबाई से इसकी लेंथ को डिवाइड कर दूंगा, इसकी लंबाई से इसकी ब्रेथ को डिवाइड कर दूंगा, और जितने मेरे यूनिट आएंगे उन दोनों यूनिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि वो मेरे नंबर ऑफ स्क्वायर बनने वाले हैं। तो एक काम करते हैं यार, अब जल्दी से इसकी कोडिंग कर लेते हैं। सो ये है मेरा फार्मर एंड इस प्लॉट, और सिंपल सा कोड, सिंपल सा है। सो मुझे सिंपल सा क्या करना है, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ओके, सबसे पहले मेरा टेस्ट केस है, सो टी इज इक्वल टू इंट इनपुट, ओके मेरा इनपुट हो गया। अब मुझे इतनी बार लूप चलाना है, सो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज टी, हर बार मुझे दो वैल्यू मिलेगी, ए कॉमा बी, या मैं कह सकता हूँ लेंथ कॉमा ब्रेथ और मैप इंट कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट। ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल सेम कोड था। नो, अब मुझे क्या करना है, मैं जीसीडी उसका जीसीडी निकालता हूँ। तो बेसिकली मैं जीसीडी नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, उसमें एल कॉमा बी पास कर दूंगा। ओके, अब मैं ऊपर जीसीडी नाम का फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। सो डेफ जीसीडी, दो मेरे पास वैल्यू है, सपोज दैट मैं ए कॉमा बी मान लेता हूँ। ठीक है, अगर किसी भी टाइम पे मेरा बी की वैल्यू मेरी हो जाती है 0, या मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि अगर किसी भी टाइम पे मेरा बी बड़ा हो जाता है ए से, बी मेरा बड़ा हो जाता है ए से, तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, मैं बोल दूंगा नहीं ये सही नहीं है, मुझे क्या करना है, ए को ही बड़ा रखना है, तो बी कॉमा ए पास कर दूंगा ताकि वैल्यू चेंज हो जाए। सेकंड कंडीशन ये है कि किसी भी टाइम पे अगर बी की वैल्यू मेरी 0 आ गई तो मेरा सिंपल ए आंसर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी तो नॉर्मल है कि मुझे क्या करना है, हर बार अगर ये दोनों कंडीशन सही नहीं हुई तो हर बार मुझे क्या करना है, जीसीडी फंक्शन में ये रिकर्सिव फंक्शन चला रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे बी रख देना है और यहाँ पे ए मॉडुलस बी रख देना है।
ठीक है। अब ये मेरा जीसीडी रिटर्न कर देगा, तो जीसीडी मैंने रिटर्न करा लिया। अब जीसीडी रिटर्न करा के मैंने क्या करा, साइड में मैंने इसे ले लिया, ठीक है। अब मेरा आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, सिंपल एल को मुझे डिवाइड करना है। एल को मुझे किससे डिवाइड करना है, साइड से डिवाइड करना है। सो एल को मैंने साइड से डिवाइड कर दिया और इसको ही मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, ब्रेथ को साइड से डिवाइड करके। सो ब्रेथ को भी मैंने साइड से डिवाइड कर दिया। अब मुझे इसी को सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। सो सिंपल मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ और उसके बाद आंसर को मैं प्रिंट करा देता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट आंसर। सो ये मेरा पूरा कोड हो गया। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सैंपल टेस्ट केस ले लेता हूँ। सो मैं रन करा देता हूँ और रन होके ये मेरा आंसर आ गया 6 और 6। अब मैं इसको सबमिट करने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हो कोड सबमिट हो गया है। अब मैं आपको वापस से इसको दिखा देता हूँ क्या था कोड सिंपल सा इतना था, मुझे एल निकालना है, बी निकालना है और मुझे बेसिकली जीसीडी निकालना है। जीसीडी कैसे निकलता है वो इस रिकर्सिव फंक्शन से आप देख सकते हो। और आंसर जीसीडी निकलने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल एल से डिवाइड करो, बी से डिवाइड करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट हो या फिर क्वेरी हो तो यार कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखो और यार प्रैक्टिस करते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो, क्योंकि हर हफ्ते वहां पे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे आपको ढेरों वीडियोस मिलने वाले। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।